बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। आज हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दीज टर्म्स बेसिकली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट विच इज़ एग्जिबिटिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तीनों जो चीज़ें हैं, एक है हाइट ऑफ फ्लाइट, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट और एक है रेंज ऑफ फ्लाइट, ये तीनों की तीनों बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे रही होती हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है। सो हम बारी बारी तीनों के बारे में देखेंगे कि तीनों चीज़ें हमारे पास है क्या। उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे ताकि उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो तो किस तरह से हम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड वो है हाइट ऑफ फ्लाइट। अगर आप इसके सिर्फ नाम पे ही गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसमें किसी हाइट की बात कर रहे हैं। सो हाइट ऑफ फ्लाइट, हमारे पास जब भी कोई बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को बनाता है, ये पाथवे बनाता है। अब हाइट ऑफ फ्लाइट क्या है? द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से मुराद है वो मैक्सिमम पॉइंट या वो मैक्सिमम हाइट जो कि वो ऑब्जेक्ट गेन करता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ फ्लाइट। सो इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि जब भी कोई बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहा है तो अगर हमने फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना हो कि इसकी हाइट ऑफ फ्लाइट क्या होगी तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी डिराइव फ्रॉम बाय इट द मैथमेटिक्स, हम इसका मैथमेटिक कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड इक्वेशन। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो अब इस इक्वेशन को हम अपने पर्टिकुलर केस के लिए यूज़ करेंगे। इस पर्टिकुलर केस की जो अजम्पशन होंगी, जो वैल्यूज़ होंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। सो हमारे पास जब इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे तो हम बारी बारी इसकी अजम्पशन को पुट करेंगे। सबसे पहले इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उस टाइम पे उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी होता है। उसकी जो स्पीड में चेंज आ रही होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी के आ रही होती है। ओके, अब इसके साथ जो नेगेटिव साइन है ये क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हम बात कर रहे हैं हाइट की कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर कितना गया है, जबकि हर पॉइंट पे जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रही होती है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट के मोशन की और ग्रेविटी की, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव का। उसके बाद हमने जो डिस्टेंस s है उसको रिप्लेस किया है h के साथ, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी, यहाँ पे इसका सिर्फ y कंपोनेंट आएगा क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, y के अलॉन्ग y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि कितना ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, y के अलॉन्ग गया है। तो इसलिए हम वेलोसिटी का भी यहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं और y कंपोनेंट होता है vi sin थीटा। ओके, और लास्ट में हमारे पास जो vf है, vf यहाँ पे होगा 0। vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकता है और फिर वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँगा तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा वहाँ पर जाके कुछ नैनो सेकेंड के लिए ये रुकेगा, और अगर रुकेगा नहीं, वो ऊपर जाता जाएगा, तो दैट्स मीन वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचा ही नहीं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वो रुकेगा, तो दैट्स मीन वहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a की जगह आ जाएगा -g, s की जगह आ जाएगा h, फाइनल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 0 और vi की जगह vi मतलब कि vi sin थीटा आ जाएगा और इनके ऊपर स्केयर है। अब ये जब -g से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2gh, 0 का स्केयर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा vi स्केयर साइन स्केयर थीटा। 0 इसमें माइनस होगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम इसी तरह ये आ जाएगी। माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू vi स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ से वैल्यू हमने चाहिए h की, मैक्सिमम हाइट की, तो ये जो 2g है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ फ्लाइट। हमने कभी भी देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट की जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी हाइट ऑफ फ्लाइट क्या होगी, इस इक्वेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ फ्लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट की
वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास जी एज ए कांस्टेंट इसको लें, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि हाइट ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करेंगे। नंबर 1 वी आई दैट इज इनिशियल स्पीड एंड नंबर 2 इज थीटा दैट इज एंगल। दोनों के साथ जो हाइट ऑफ फ्लाइट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इनिशियल स्पीड हम ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा देंगे हाइट ऑफ फ्लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये कॉमन सेंस है कि मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट को जितनी इनिशियल स्पीड ज़्यादा देंगे, हाई स्पीड देंगे, उतना ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। आस्था से फेंकेंगे कम हाइट तक जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा। तो इनिशियल स्पीड का और हाइट ऑफ फ्लाइट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड ज़्यादा देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज एंगल। एंगल जिस हिसाब का हम बनाएंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे उसी हिसाब से हमारे पास उसकी आएगी हाइट ऑफ फ्लाइट। और क्योंकि ये साइन थीटा है और इसके लिए अगर हम देखें थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो तो हमारे पास साइन 90 जो है वो 1 आएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कब आएगा, ऑब्जेक्ट का 90। अगर हम बैट और बॉल की एग्जांपल लें तो अगर हम बिल्कुल उसको 90 के एंगल पे हिट करें तो बॉल सबसे ज़्यादा ऊंचा जाएगा। ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसकी आएगी जब हमारे पास एंगल क्या होगा, 90 का। सो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम किसी भी बॉडी के लिए उसकी हाइट ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक नाउन एंगल और इनिशियल स्पीड हमें पता हो, अगर हमें पता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से किस एंगल पे हिट किया है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे जाएगा। ओके, जो सेकंड टर्म है हमारी वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले हमने हाइट ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट किया उसका एक्सप्रेशन, अब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अगेन अपने नाम से जाहिर है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि टोटल टाइम, हम इसमें टाइम की बात करेंगे कि कितने वक्त तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे फ्लाइट को पूरा करने में, प्रोजेक्टाइल मोशन जितनी देर में उसने की है उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा, वो उसका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू एग्जिबिट प्रोजेक्टाइल मोशन। कि इन शॉर्ट सादे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि कितनी देर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहा है, वो उसका टोटल टाइम है। कि जब हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो कोई इनिशियल स्पीड दी, उसने कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो कितनी देर वो हवा में रहा, टोटल टाइम उसने कितना लगाया एक पॉइंट से उठ के मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में और दोबारा नीचे आके सेम उसी पॉइंट पे ग्राउंड पे पहुंचने में उसने टोटल जो टाइम लगाया है वो उसका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम अगेन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगेन इसमें भी उसी तरह अजम्पशन करेंगे। इस पर्टिकुलर केस के लिए कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले अजम्पशन हमारे पास यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा, 0। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से उठा, मैक्सिमम हाइट पे गया और दोबारा ग्राउंड लेवल पे आ गया। तो हमारा पॉइंट बॉडी जो है जिस लेवल से उसने चलना शुरू किया था वापस उसी लेवल पे आ गया है। एज बॉडी अगेन कम टू दी ग्राउंड, सो s इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जिस लेवल से वो चला था वापस उसी लेवल पे आ गया। ओके, सो सेकंड चीज़ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अगेन इनिशियल वेलोसिटी, हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे और y कंपोनेंट क्या है, वी आई साइन थीटा। अगेन a इज इक्वल टू क्या होगा, -g, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी मोशन है उस दौरान ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन और हमारे पास जो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन आएगा। तो सारी की सारी जब वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो s की जगह आ जाएगा 0, वी आई की जगह वी आई वाई मतलब वी आई साइन थीटा आ जाएगा, t की जगह एज इट इज़ t आ जाएगा, प्लस हाफ की जगह हाफ, a की जगह जो है -g आ जाएगा और t स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा t, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे वैल्यू माइनस हो रही है, यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगी और यहाँ पे इसका एक जो हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम फाइंड किसकी वैल्यू करना चाह रहे हैं, टाइम की। तो जिस चीज़ की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसको इक्वेशन की एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए t की, एक t यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास t किसके इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन
जो कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इस इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगेन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्पीड पे और थीटा पे। अगेन दोनों के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वो उतनी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे रहेगा और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको वापस नीचे आने में। तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी मैक्सिमम हाइट और उतना ज़्यादा देर वो हवा में रहेगा और ऑटोमेटिकली उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। और एंगल की भी वही सेम प्रीवियस वाली एंगल के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 आएगी, 90 पे आएगी, 90 के एंगल पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल फंक्शन है साइन का और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 पे होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा तो आप बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल सकती है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की भी सेम एज इट इज़ हाइट ऑफ फ्लाइट की तरह निकलती है, वो 90 के एंगल पे निकलती है। ओके, सो जो लास्ट और थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज़ रेंज ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे रेंज का मतलब वही है जैसे हम आम डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं कि किसी मिसाइल की लेट्स सपोज अगर रेंज की बात करें तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि वो मिसाइल कितनी दूर जाके अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो सेम वही सेंस है यहाँ पे भी कि रेंज ऑफ फ्लाइट से मतलब है इट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होगी, ये रेंज होगी। ठीक है, सो रेंज ऑफ फ्लाइट से मुराद है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि एक बॉडी कवर कर सकती है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जिबिट कर रही है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल आर है। सो इसी तरह अगर हमने रेंज ऑफ फ्लाइट निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है S = V × T, क्योंकि रेंज बेसिकली एक डिस्टेंस है। सो हम S = V × T से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी हम कुछ अजम्पशन लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो इस केस में सबसे पहले तो हम डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेंज। रेंज कौन सा डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे S की जगह आ जाएगा कैपिटल R, और V यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, VIX। इस केस में हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, X के लॉन्ग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो वेलोसिटी भी हमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस के है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास V आएगी VIX, जो कि इक्वल होती है VI cos थीटा। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है वो यहाँ पे जो T है, ये टाइम कोई नॉर्मल टाइम नहीं है, बल्कि टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कवर किया है, तो हमें टाइम भी फिर टोटल चाहिए होगा। तो टोटल टाइम जो हमें लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो है 2VI sin θ/g। तो ये सारी वैल्यूज जब हम इधर पुट करेंगे तो S की जगह हमारे पास आ जाएगा R, V की जगह आ गया X कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कि होता है VI cos θ, और T यहाँ पे सिंपल T नहीं है बल्कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि टोटल टाइम की बात करेंगे तो ये होगा 2VI sin θ/g। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VI से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये VI स्क्वायर हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ गया, cos θ sin θ डिवाइडेड बाय g। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो VI स्क्वायर 2 sin θ cos θ/g। ये हमने क्यों इसको ऐसे लिखा, हमें पता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि 2 sin θ cos θ किसके इक्वल होता है, sin 2 θ के। तो अब जब हम इस पूरी की पूरी वैल्यू की जगह सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 θ। तो हमारे पास ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया है। किसी पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड की वैल्यू और एंगल की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हम उसकी रेंज निकाल सकते हैं। अगर हम किसी फुटबॉल को ये पता हो कि हमने कितनी स्पीड से उसको हिट किया और किस एंगल पे हिट किया है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये फुटबॉल कितनी दूर जाके गिरेगा। सेम इज़ द केस विद द मिसाइल। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पीड हो तो हम बता सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी दूर जाके गिरेगा। या ऑन दी अदर हैंड हम ये चाह रहे हों कि हमारा जो ये मिसाइल है एक खास डिस्टेंस पे जाके गिरे, हमारे टारगेट जो है वो एक खास डिस्टेंस पे है, तो वो उस डिस्टेंस पे जाके गिरे, तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इतनी रेंज इसको देने के लिए VI इसकी क्या होनी चाहिए, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे तो टारगेट से आगे निकल जाएगा, ज़रूरत से कम देंगे तो हमारा मिसाइल जो है वो टारगेट से पहले ही गिर जाएगा।
सो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं कि रेंज की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ कि हमारी रेंज भी इन दो चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। ऑब्वियसली आप x के लॉन्ग जितनी ज़्यादा स्पीड देंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतना x के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब उतना दूर जाके गिरेगा। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम मैक्सिमम रेंज किसी हार्श स्पीड के लिए, एक हार्श स्पीड के लिए कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, एंगल की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम जो है रेंज कवर करे। सो उसका आंसर है 45 कि अगर लेट्स वो क्रिकेट की बात भी करें तो अगर बैट और बॉल के दरमियान एंगल परफेक्ट होगा तो वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ज़्यादा ज़ोर से मारने से बॉल दूर नहीं जाता, उसका एंगल बड़ा डिपेंड करता है कि अगर बैट और बॉल का एंगल उस तरह से बनेगा तो ही बॉल दूर जाएगा। अदरवाइज़ बहुत ज़ोर से भी हिट करेंगे लेकिन एंगल अगर ख़राब होगा तो बॉल ऊपर तो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन आगे की तरफ नहीं जाएगा। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ फ्लाइट तो ज़ोर से मारने से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब तक एक पर्टिकुलर एंगल नहीं आप उसको देंगे तब तक हमारा बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करता। तो जिस तरह बैट और बॉल का एंगल बड़ा ज़रूरी है, हर एक केस में रेंज की जब हम बात करेंगे तो एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैक्सिमम रेंज किसी हार्श स्पीड के लिए क्या होगी, हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, तो वो 45 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे, रेंज का ये फार्मूला है, थीटा की जगह जब 45 आएगा तो हमारे पास कुछ फार्मूला ये बन जाएगा और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 हमें पता है कि क्या वैल्यू होती है 1। सो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेंज का एक्सप्रेशन है। सो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 डिग्री के एंगल पे आती है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हाइट ऑफ फ्लाइट होती क्या है, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन हमने निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट होती क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमने निकाला। और लास्ट पे रेंज ऑफ फ्लाइट होती क्या है और इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये हमने निकाला। तो हमने तीनों के लिए न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किए हैं। उन एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट केसेस के लिए हाइट, टाइम और रेंज ऑफ फ्लाइट क्या होंगी। सो अगर हमारे पास